Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। खुराना मेंशन। रावी की बात पर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। सुकन्या जी जल्दी से बोली, ये सब क्या हो रहा है अभिमन्यु? क्या तुमने सच में रावी से जबरदस्ती शादी की? क्या तुमने उसके साथ ब्लैकमेलिंग? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु बोला, आप इन सब से दूर रहिए मॉम, अभी फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। रावी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा सासू माँ। क्या बात आप अपनी बहू की गृह प्रवेश की रस्म नहीं करेगी क्या? यहाँ मैं इंतजार में खड़ी हूँ कि कब आप मुझे घर के अंदर लेकर जाए और आप है कि आपने मुझे बाहर खड़ा कर रखा है। अगर ऐसे ही मुझे यहाँ दरवाजे पर खड़ा होना है तो बता दीजिए, मैं नीचे जमीन पर बैठ जाऊँ। वैसे भी मुझे आप लोगों से इज्जत की उम्मीद तो लग नहीं रही। जो दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे वो क्या ही दूसरों को इज्जत देंगे? उसकी इस बात पर अभिमन्यु ने गुस्से से जबड़े कस लिए। सुकन्या जी को रावी की बातें बुरी तो लग रही थी, लेकिन इतना तो उन्हें भी समझ आ गया था कि गलती अभिमन्यु की भी है। अगर उसने सच में रावी को ब्लैकमेल करके उससे शादी की है तो इससे बड़ी गलती या यूं कहे कि गुनाह हो ही नहीं सकता। वो रावी की तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो रावी, अगर तुम अभिमन्यु की बीवी हो तो तुम्हें इस घर में पूरी इज्जत मिलेगी। और रही बात गृह प्रवेश की रस्म की तो तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी ये रस्म करवाती हूँ। ये बोलकर उन्होंने सर्वेंट की तरफ देखा और उसे इशारा किया तो वो सर्वेंट जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और एक सर्वेंट घर के अंदर बने हुए मंदिर की तरफ चली गई। रावी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, जब मैं आपसे मिली थी तो मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह थी, एकदम सॉफ्ट, थोड़ी सी नाजुक और इमोशनल। लेकिन थैंक यू सो मच मिस्टर अभिमन्यु खुराना उर्फ मिस्टर ब्लैकमेलर, आपने तो मुझे सीधा मेरे डैड की तरह बना दिया। थोड़ा क्रेजी, थोड़ा हार्टलेस और थोड़ा टॉक्सिक। अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ मेरे इमोशंस थे, अब आप देखेंगे कि रावी रावत असल में है क्या चीज़। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अभिमन्यु के चेहरे पर इंटेंस हो गई थी। अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? यू नो वॉट, आई जस्ट हेट योर डैड। रावी तुरंत बोली, बट आई लव हिम। अभिमन्यु गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने कभी दोबारा ये बात मत कहना। रावी एक बार फिर से बोली, आई लव माई डैड, आई लव हिम सो मच। जैसे ही उसने कहा अभिमन्यु ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। रावी की हल्की सी आह निकल गई, लेकिन उसके होठों पर अभी भी वो डेविल स्माइल थी जो शायद व्योम की ही बदौलत थी। अभिमन्यु उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी तान्या जो अभिमन्यु की बहन थी वो वहां पर आए और अभिमन्यु की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये सब क्या है भाई? आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? सीरियसली, मैंने आपकी शादी के इतने ख्वाब देखे थे और आपने वो सारे ख्वाब तोड़ दिए। आप सीधा भाभी को घर ले आए और हम में से किसी को कुछ बताया भी नहीं। रावी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मिस्टर ब्लैकमेलर आई मीन अभिमन्यु खुराना की बहन हो। मुझे तो तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं था। खैर वो सब छोड़ो, मैं सीधा तुम्हें तुम्हारे सवालों का ही जवाब दे देती हूँ। ये इसमें तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, उन्होंने तुम लोगों को कुछ बताया भी नहीं और सीधा मुझसे शादी कर ली। लेकिन वो मुझे खुद से इस घर में नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पर तो मैं खुद आई हूँ और अब यहीं पर रहूंगी, तो बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। अभी प्लीज अपनी मॉम को कहो ना वो गृह प्रवेश की रस्म थोड़ी जल्दी करवाए। एक्चुअली रावी रावत को वेट करने की आदत नहीं है। तान्या तो हैरानी से रावी की तरफ देख रही थी। जब पहली बार उसने रावी को देखा था तो उसे रावी काफी फन लविंग लगी थी, लेकिन फिलहाल वो जिस रावी को देख रही थी वो थोड़ी डेंजरस लग रही थी। तभी सुकन्या जी एक सर्वेंट के साथ वापस वहां पर आए। अब उन्होंने दरवाजे पर एक कलश रखवाया और साथ ही आलते की थाली भी। दूसरे सर्वेंट के हाथ में आरती की थाल थी जो अब सुकन्या जी ने अपने हाथों में ली। तान्या भी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। सुकन्या जी ने अपनी पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। सुकन्या जी ने अब रावी और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ा अंदर की तरफ आओ। उनकी बात सुनकर रावी हल्का सा तिरछा मुस्कुराए और बोली, चलिए मिस्टर अभिमन्यु खुराना, गृह प्रवेश का वक्त हो गया और ये टाइम अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वक्त आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। आपकी बर्बादी शुरू होने का वक्त। ये बोलकर अब वो आगे की तरफ आए। सुकन्या जी उसकी आंखों में अभिमन्यु के लिए नफरत साफ देख सकती थी। उन्होंने अब अभिमन्यु और रावी की आरती उतारनी शुरू की। आरती के बाद उन्होंने रावी को चावलों का कलश अंदर की तरफ गिराने को कहा तो रावी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जरूर। ये बोलकर उसने कलश पर पैर लगाया, लेकिन फिर अंदर गिराने की बजाय उसे जोर से पीछे की तरफ खींचते हुए बाहर की तरफ गिरा दिया। सुकन्या जी हैरानी से बोली, ये तुमने क्या किया रावी? इसे अंदर की तरफ गिराना था। रावी मुस्कुराए और बोली,
आई एम सो सॉरी सासू माँ, एक्चुअली अगर मुझे कोई लेफ्ट जाने के लिए बोलता है तो मैं राइट चली जाती हूँ और अगर कोई राइट जाने के लिए बोलता है तो मैं लेफ्ट चली जाती हूँ। ये एक्चुअली मेरे जीन्स के अंदर है। मेरे डैड कभी किसी की बात नहीं मानते तो अब मुझे भी आदत हो गई है किसी की बात ना मानने की। तो आइंदा अगर आपको मुझे अंदर बुलाना हो तो बाहर जाने के लिए कहिएगा और अगर बाहर बुलाना हो तो अंदर जाने के लिए कहिएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी, है ना। सुकन्या जी ने अब कुछ नहीं कहा। तान्या को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोल नहीं रही थी। रावी ने अब आलते की प्लेट की तरफ देखा और बोली, मुझे इसमें अपने दोनों पैर रखने हैं क्या? सुकन्या जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, तुम्हें इसमें पैर रखकर सीधा घर के मंदिर की तरफ जाना है, इससे इस घर में लक्ष्मी का वास होगा। रावी मुस्कुराए और बोली, आपकी बात सर आंखों पर सासू माँ। ये बोलकर उसने अपने दोनों पैर आलते की थाल में रखे और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे अंदर आया। वो फिलहाल सुकन्या जी को हट नहीं करना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, वरना रावी की हरकतों पर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रावी को सीधा घर के अंदर बने मंदिर की तरफ जाना था, लेकिन वो अब हॉल की तरफ बढ़ गई। उसके पैरों पर लगा हुआ लाल रंग नीचे जमीन पर लग रहा था। हॉल से होते हुए वो वहां पीछे की तरफ आई जहां पीछे गार्डन का रास्ता था और फिर दूसरी तरफ से घूमती हुई किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर उसने फ्रिज खोला और उसमें से ठंडा पानी पीते हुए बोली, मंदिर बाद में जाऊंगी सासू माँ, पहले ठंडा ठंडा पानी पीऊँ मैं। एक्चुअली क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे तो हमेशा से ही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये बोलकर उसने पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखी और फिर किचन से बाहर आ गई। सब लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। अभिमन्यु की गुस्से से मुठियां कस रही थी। रावी अब बाहर की तरफ आकर बोली, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया, तो मैं सोच रही हूँ मैं बाहर गार्डन में थोड़ी वॉक करने चली जाऊँ। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगी, अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने रूम की तरफ लेकर बढ़ने लगा। सुकन्या जी जल्दी से बोली, रावी को तुम अपने रूम में बाद में लेकर जाना अभिमन्यु, पहले उसे मंदिर लेकर चलो, ये हमारे घर की रस्म है। अभिमन्यु के जबड़े अभी भी कसे हुए थे। वो गुस्से से रावी की तरफ देख रहा था। रावी तिरछा मुस्कुराए और बोली, ऐसा मत कीजिएगा मिस्टर ब्लैकमेलर, ये मैं आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाकर मैं आपकी खुशियाँ नहीं मांगने वाली, आपकी बर्बादी मांगने वाली हूँ, तो मुझे सोच समझकर ही वहाँ लेकर जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। उसकी इस बात पर अभिमन्यु ने अब एक बार फिर से अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। सुकन्या जी बस उसे देखती ही रह गई। अभिमन्यु रावी को लेकर अपने रूम में आया और उसने उसके पैरों से ही दरवाजे को धक्का देते हुए दरवाजा बंद किया। उसने अंदर जाकर रावी को बेड पर पटका। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है कि अगर मन सच्चा हो तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर ब्लैकमेलर, अगर आप पूरे मन से भगवान से कुछ मांगो तो वो जरूर देते हैं। आप मुझे मंदिर नहीं लेकर गए, इट्स ओके, मैंने यहीं पर भगवान को अच्छे से याद कर लिया है, अब वो देखना मेरी विश बहुत जल्दी पूरी करेंगे, आपको बर्बाद करने की विश। अभिमन्यु तुरंत उसके ऊपर झुका और उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, अपने आप को समझती क्या हो तुम? हाँ। रावी तिरछा मुस्कुराए और बोली, रावी व्योम रावत। अभिमन्यु दांत पीसकर बोला, लेकिन अब तुम रावी अभिमन्यु खुराना हो। रावी हंसी और बोली, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं उसके नाम के साथ मेरा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर खुद की औकात होती तो मेरे बाप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करते। आपने तो उनकी बेटी को अपना हथियार बनाया। ऐसे इंसान के साथ मेरा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे डैड वो है जो सामने वाले को उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका शिकार करें, वो पीठ पीछे वार नहीं करते। अभिमन्यु व्यंग्य से हंसा और बोला, तुम्हें जितनी डायलॉग बाजी करनी है कर लो, लेकिन इस जंग में हार तो तुम्हारी और तुम्हारे डैड की होगी। यू नो वॉट, मैं पहले तुम्हें इन सब चीज़ों के बीच में लाना नहीं चाहता था। सोचा था तुमसे शादी जरूर की है, लेकिन तुम्हें ना कोई टॉर्चर करूंगा और ना ही तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ होने दूंगा। मेरा जो भी लेना देना है वो सिर्फ तुम्हारे डैड के साथ है, तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर हट नहीं करूंगा। लेकिन नाउ द गेम इज ऑन मिस वाइन, गेम इज रियली ऑन। उसकी बात पर रावी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गहरी नज़रों से देखती रही। अभिमन्यु अब एक बार फिर से उसके ऊपर झुका। अगले ही पल वो अपना हाथ रावी की पीठ पर ले गया। रावी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग? अभिमन्यु डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, टाइम देखो मिस वाइन, 10 बजने को आ गए हैं और ये वक्त तो हमारी वेडिंग नाइट का है, तो अब वेडिंग नाइट तो सेलिब्रेट कर ले। ये बोलकर अब उसने एक झटके से रावी का ब्लाउज खींचा और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया।
रावी गुस्से से दांत पीसते हुए कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही अभिमन्यु पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और बोला, अब कोई डायलॉग बाजी मत करना क्योंकि तुम बेशक से कुछ भी कहो लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। ये बोलकर उसने तुरंत रावी के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे पैशनेटली किस करने लगा था। चेरी दिव्यांश के साथ अपने रूम में थी और दिव्यांश बाहर बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था। चेरी ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। ये लास्ट टाइम था जो वो अपने बेबी को फील कर रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने हाथ से अपने पेट को सहलाने लगी। तभी अचानक से उसके कानों में एक छोटे से बेबी की आवाज़ गूंजी, मॉम क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? चेरी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। वो जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है बेबी, मॉम आपसे बहुत प्यार करती है। वो छोटा सा बेबी एक बार फिर से बोला, पर आप तो मुझे खुद से दूर कर रही हो मॉम। डैड को मैं नहीं पसंद तो आप भी मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना मॉम, मुझे इस दुनिया में आना है, मुझे आपका बेबी बनकर आपके पास आना है। आई प्रॉमिस मैं आपको ज़रा सा भी परेशान नहीं करूँगा। आपको पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन आप मुझे डैड की वजह से खुद से दूर कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करो ना मॉम। उस बेबी की बातें सिर्फ चेरी के कानों में गूंज रही थी और चेरी हल्का हल्का मुस्कुराने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन मैं आपके डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकती। वो बेबी एक बार फिर से बोला, लेकिन मैंने तो सुना था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है मॉम, तो फिर आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रही हो? मुझे गॉड ने तो यही कहा था कि अगर मेरी मॉम चाहे तो मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ, तो आप मुझे क्यों इस दुनिया में आने से रोक रही हो? प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो ना, मुझे इस दुनिया में आना है। वो बातें सुनकर चेरी तड़पने लगी थी। तभी अचानक से उसे दिव्यांश का हाथ अपने गाल पर महसूस हुआ। हल्का का कांपते हुए उसने अपनी आंखों को खोला। उसके चेहरे पर दिव्यांश का चेहरा झुका हुआ था और वो उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, क्या हुआ? मेरे बारे में सोच रही थी क्या? चेरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, आई वॉन्ट लव योर रेड। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अपना हाथ दिव्यांश के सिर के पीछे रखते हुए अपने होठों को आगे की तरफ बढ़ा दिया। दिव्यांश ने उसे स्मूच करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुली थी लेकिन चेरी की आंखें बंद थी। उसकी पलकों के किनारों पर आंसुओं की बूंदें साफ नजर आ रही थी और उन आंसुओं को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा डीप किस करने लगा और फिर चेरी और उसके कपड़े बिस्तर पर बिखरने लगे। वो चेरी के साथ इंटीमेट हो रहा था और चेरी की सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू ही थे और ये आंसू शायद अब एक तूफान लाने वाले थे। मिश्री डिनर लेकर अपने रूम में आई। धरा जब अपने रूम से बाहर नहीं आई तो उसने धरा और व्योम दोनों का डिनर उनके रूम में ही भिजवा दिया था। अभी तक रावी और अभिमन्यु की शादी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था, या फिर पता हो भी, लेकिन फिलहाल घर में कोई हलचल नहीं थी। व्योम और धरा के साथ साथ दिव्यांश और चेरी का डिनर भी मिश्री ने उनके रूम में भिजवाया था, लेकिन वो डिनर रूम से वापस आ गया था। हालांकि चेरी को भूख लगी थी, लेकिन जब वो सर्वेंट डिनर लेकर रूम में आई तो दिव्यांश के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि चेरी वो डिनर रूम में रखवा ही नहीं पाए। उसने वो डिनर वापस भेज दिया था। और अब मिश्री ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ध्रुवांश यहाँ आ जाए, अब डिनर कर लीजिए। ध्रुवांश जो अभी अभी वॉशरूम से निकला था, उसने मिश्री की तरफ देखा और फिर टेबल पर लगे हुए खाने की तरफ। वो मुस्कुराते हुए ही वहां आया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। मिश्री हल्का सा मुस्कुराई। बेशक से आज कॉलेज में जो कुछ मर्जी हुआ हो, लेकिन उसके बाद से ध्रुवांश काफ़ी नॉर्मल उसके साथ पेश आ रहा था और ये देखकर मिश्री को काफ़ी राहत मिल रही थी। वो ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ ध्रुवांश, आपको मुझे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोगों ने आपके दिमाग में बहुत कुछ डाल रखा है और उसमें वान्या भी शामिल है। वो कहने को तो मेरी बहन है, लेकिन बहन से ज़्यादा वो मुझे अपना दुश्मन मानती है और शायद उसी ने आपके दिमाग में मेरे खिलाफ बहुत कुछ डाला है। पर अब मैं वो सब क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे पहले किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, देखो मिश्री, शादी से पहले तुम्हारी लाइफ में जो कुछ मर्जी हुआ हो, मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए शादी के बाद की चीज़ें मैटर करती हैं। शादी से पहले हर किसी का पास्ट होता है। रिलेशनशिप जैसी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहो। हाँ, आज मैंने कॉलेज में जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा और तुम्हारा भी मन कर रहा होगा कि तुम मुझे सबक सिखाओ, लेकिन प्लीज़ मेरी उस गलती को माफ़ कर दो। मुझे देखकर तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ।
प्लीज अब तुम भी बाकी की सब बातों को भुला दो। आई प्रॉमिस मैं आइंदा तुम्हें कभी हट नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मिश्री की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, थैंक यू सो मच ध्रुवांश जो आपने मेरी बात को समझा। इट्स ओके, अगर आपने कोई गलती की भी है तो कोई बात नहीं, बस आइंदा से आप ऐसा कुछ मत करना। शादी से पहले मैं बेशक आपसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरे लिए ये शादी बहुत मैटर करती है और मैं अब बस आपके साथ इस शादी को निभाना चाहती हूँ। उसकी बात पर ध्रुवांश मुस्कुराया और उसने बड़े ही प्यार से मिश्री का माथा चूम लिया। मिश्री की आंखों से आंसू बाहर की तरफ बह गए। ध्रुवांश ने अब खाने का निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मेरे हाथों से खाना पसंद करोगी? मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया और ध्रुवांश उसे खाना खिलाने लगा। कुछ देर बाद मिश्री भी ध्रुवांश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया हो। ध्रुवांश के चेहरे पर भी लंबी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अब इस मुस्कुराहट के पीछे क्या खतरनाक इरादे छिपे थे ये तो सिर्फ ध्रुवांश ही जानता था। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और चेरी दोनों की गहरी सांसों का शोर कमरे में गूंज रहा था और चेरी को अपने पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था, लेकिन दिव्यांश रोक ही नहीं रहा था और चेरी भी उसे रुकने को नहीं बोल रही थी। अगर वो उसे रुकने को बोलती तो पक्का दिव्यांश नाराज हो जाता और उसकी नाराजगी फिलहाल चेरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तकरीबन रात के 2 बजे दिव्यांश हौंफते हुए बिस्तर पर चेरी की बगल में लेटा और उसे अपने इंटेंस नज़रों से देखने लगा। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख लगी है दिव्यांश, क्या मैं नीचे जाकर हमारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बेहद गहरी आवाज में बोला, मुझे तो लगा था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी होगा, लेकिन मेरे प्यार के अलावा भी तुम्हारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं ना रेड, और कितनी गलत बात है कि मैं उन ज़रूरतों को पूरा भी नहीं करता हूँ। मैं एक अच्छा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं हूं ना। चेरी जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है दिव्यांश, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी, और अगर मुझे ज़्यादा भूख लगी होती तो अब तक आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला चुके होते हैं। सीरियसली बताऊं, मैं तो बस आपके बारे में सोच रही थी। आपने सुबह बस उस होटल में खाया था, उसके बाद से आपने कुछ नहीं खाया होगा। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बेहद प्यार से बोला, कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। चेरी ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और बोला, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, लेकिन अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं खुद नीचे जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। बताओ तुम्हें खाना खाना है क्या? ये बोलकर दिव्यांश चेरी को सवालिया नजरों से देखने लगा था। चेरी को भूख तो लगी थी, लेकिन दिव्यांश ने जिस तरह से उससे पूछा, चेरी अब कुछ बोल ही नहीं पाए। उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपना चेहरा ना में हिला दिया और दिव्यांश अब एक बार फिर से उसे प्यार करने लगा। चेरी तुरंत उसके कंधों पर हल्का सा अपने हाथों का दबाव बनाते हुए बोली, लेकिन अभी तो हम इंटीमेट हुए हैं दिव्यांश, अभी तो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए। हम रात के 9-10 बजे से ही। दिव्यांश उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तो ये कौन सी बुक में लिखा है रेड कि एक बार प्यार करने के बाद दोबारा प्यार नहीं किया जा सकता? मुझे नींद नहीं आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट मैं काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहा हूँ। ऐसे में अगर मेरा दोबारा प्यार करने का मन कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या अब मुझे खुद को रोकना पड़ेगा? क्या हम पूरी रात कंटिन्यू नहीं कर सकते? इट्स ओके, अगर तुम नहीं करना चाहती तो शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ये बोलकर वो तुरंत चेरी के ऊपर से नीचे आ गया और बिस्तर से उठने लगा। लेकिन वो कहीं जाता उससे पहले ही चेरी अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसने तुरंत दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया। वो अब खुद घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आए और अगले ही पल उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके होठों को बेहताशा चूमने लगी। लेकिन दिव्यांश ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और उसे थोड़ी तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, रहने दो रेड, तुम्हें जबरदस्ती ये सब करने की जरूरत नहीं है। चेरी तुरंत बोली, जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ दिव्यांश, आपने कहा ना कि आप मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तो फिलहाल मुझे आपके प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है। प्लीज़ मुझे प्यार कीजिए ना। उसकी बात पर दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और फिर चेरी दोबारा उसे किस करने लगी और एक बार फिर से वो दोनों पूरी तरह से खुद में बिजी हो गए थे। चेरी को भूख लगी थी, लेकिन शायद आज रात का खाना उसकी किस्मत में नहीं था। यूं ही पूरी रात बीत गई। सुबह का वक्त। धरा ने अपनी आंखें खोली और अपनी बगल में देखा जहां से व्योम गायब था। कल रात भी व्योम खुद में खोया खोया था, इसलिए उसने धरा से कोई बात ही नहीं की। धरा सोच रही थी कि व्योम उसके पास आएगा, उससे पूछेगा कि आखिर वो इतनी टेंशन में क्यों है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और कब धरा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब वो तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी और बोली, इससे पहले कि चेरी अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ले, मुझे उसे रोकना होगा।
मुझे भी मिस्टर रावत के साथ सेटल होने में बहुत टाइम लगा था। वो बहुत अजीब थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें समझा और उन्होंने भी मेरी बात माननी शुरू की। वरना जितने टॉक्सिक वो थे शायद उनके साथ रहना पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझा है, और ये अंडरस्टैंडिंग तुम दोनों को भी अपने अंदर लानी होगी चेरी। दिव्यांश, मिस्टर रावत भी मुझसे नफरत करते थे, लेकिन मैंने उनकी नफरत को हराया है, तो तुम कैसे उस नफरत को जीतने दे सकती हो चेरी? नहीं, मैं तुम्हें इतना गलत डिसीजन तो नहीं लेने दूंगी। मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। ये बोलकर अब वो तुरंत बिस्तर से उठ चुकी थी और वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि जल्दी से रेडी होकर रूम से बाहर निकले और चेरी के पास जा सके। वहीं दूसरी तरफ चेरी आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन दिव्यांश भी उसके बगल में नहीं था। दिव्यांश लगभग से आधे घंटे पहले ही रूम से बाहर निकल गया था और इस वक्त अपने जिम एरिया में था। धरा तकरीबन आधे घंटे बाद अपने रूम से बाहर निकली। वो हमेशा पहले किचन में जाती थी ताकि सर्वेंट को ब्रेकफास्ट का मेनू बता सके, लेकिन फिलहाल वो सीधा चेरी के रूम में आई। उसने दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा लॉक था। तभी उससे सामने जिम एरिया से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। वो खुद से ही बोली, अगर दिव्यांश जिम में है तो रूम लॉक कैसे हो सकता है? क्या चेरी ने ही खुद को लॉक किया हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब दिव्यांश जानबूझकर दरवाजा लॉक करके गया ताकि मैं चेरी के पास न सकूं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब गुस्सा झलक रहा था। अगले ही पल वो जिम एरिया की तरफ बढ़ गई। दिव्यांश जो आर्म लिफ्टिंग कर रहा था, जैसे ही उसने धरा को देखा उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। धरा उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई तो दिव्यांश ने एक्सरसाइज करना छोड़ा और फिर सामने टेबल की तरफ बढ़ गया जहां पर उसका सिपर रखा था। उसने अपना प्रोटीन शेक पीना शुरू किया। धरा अब एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम चेरी को पूरी तरह से पागल करके छोड़ोगे? मुझे लगा था कि तुम चेरी से प्यार करते हो और प्यार में थोड़ा बहुत पागलपन तो होता है, लेकिन नहीं, मेरा अंदाजा गलत निकला। तुम चेरी से प्यार नहीं करते, तुम खुद तो पागल हो ही, चेरी को भी पागल करने पर तुले हुए हो। दिव्यांश उसकी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे की नसें उभर रही थी। उसने पलटकर धरा की तरफ देखा और बोली, कितना आसान है ना किसी को पागल कहना। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई पागल है भी तो उसे पागल बनाने के पीछे आप जैसे समझदार लोगों का हाथ होता है, जो अपनी समझदारी में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं और फिर पीछे वाला उन्हें पागल नजर आने लगता है। धरा गुस्से से बोली, बंद करो बकवास। हम लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम हमें इस तरह की बातें सुना रहे हो। उस दिन मैंने सब सुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सुनती रहूंगी। अब बस बहुत हुआ दिव्यांश, अब मैं तुम्हारा ये पागलपन और नहीं झेल सकती और ना ही किसी और को झेलने दूंगी। तुम चेरी को मेंटली हरास नहीं कर सकते, तुम उसे उसका बेबी अबॉर्ट करने के लिए नहीं बोल सकते। मैं चेरी से बात ना कर सकूं इसलिए तुमने अब उसे रूम में लॉक करना शुरू कर दिया। हाउ कुड यू दिव्यांश, तुम इतना टॉक्सिक कैसे हो सकते हो? दिव्यांश धरा को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, आपका दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना कभी बंद नहीं होगा क्या? हर बार आप मुंह की खाती हैं। मेरी बीवी आपको जरा सा भी भाव नहीं देती। उसने आपके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन फिर भी आपको जगत अम्मा बनना है। आपको हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना है। मैं और मेरी वाइफ एक डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। हम दोनों अपनी लाइफ बिना बच्चों के खुशी खुशी बिताना चाहते हैं, लेकिन आपको मेरी खुशियां कहाँ बर्दाश्त हो रही होगी। आपका तो दिल जल रहा होगा ना मुझे खुश देखकर, और आ गई आप मेरी खुशियों को आग लगाने, मेरी बीवी को भड़काने। लेकिन सॉरी मिसेज धरा रावत, इस बार आप कुछ नहीं कर सकती। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको हमेशा मैं ही क्यों दिखाई देता हूँ। आपके और भी तो 2 बच्चे हैं ना, जाकर उनकी जिंदगी में आग लगाने का कम कीजिए। आपको सिर्फ मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है? धरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जुबान संभाल कर बात करो दिव्यांश। तुम अपनी मॉम से बात कर रहे हो, किसी राह चलते इंसान से नहीं जो तुम कुछ भी बकवास करोगे। दिव्यांश भी गुस्से से बोला, अगर इतनी ही इज्जत चाहिए आपको मुझसे तो जाकर कुछ ऐसे काम कीजिए कि मैं आपकी इज्जत करूं, क्योंकि फिलहाल तो आपके काम ऐसे हैं नहीं कि मैं आपको कुछ इज्जत दूं। धरा बेहद नाराजगी से बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कहूंगी, लेकिन तुमने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया दिव्यांश। अब तो मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरे बेटे हो, काश तुम मेरे बेटे होते ही नहीं। दिव्यांश अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और हल्का सा उस पर झुककर बेहद सख्त आवाज में बोला, तो फिर ऐसा समझ लीजिए मिसेज धरा रावत की अब से सिर्फ आपके 2 ही बच्चे हैं, एक रावी और दूसरा ध्रुवांश। आज से आपका ये बेटा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया।
जैसे ही उसने कहा, धरा ने एक जोरदार थप्पड़ दिव्यांश के गाल पर जड़ दिया, लेकिन वो थप्पड़ दिव्यांश को लगता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। धरा गुस्से से कांप रही थी। दिव्यांश उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अगर मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ लगाया होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर कोई अननोन पसंद मुझ पर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ मैं कितने टुकड़ों में तोड़ूंगा, मुझे खुद पता नहीं मिसेज धरा रावत, इसलिए आइंदा ये हरकत सोच समझकर कीजिएगा। ये बोलकर उसने एक झटके में धरा का हाथ छोड़ा और फिर तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकल गया। धरा चिल्लाते हुए बोली, और कितना नीचे गिरोगे दिव्यांश? अपने ही बेबी को अबॉर्ट करने की बात कर रहे हो तुम? अपनी ही मॉम का हाथ तोड़ने की बात कर रहे हो तुम? और कितना नीचे गिरना बाकी है तुम्हारा? अपनी टॉक्सिसिटी में अंधे हो गए हो तुम, लेकिन ये बता दो कि आखिर ये टॉक्सिसिटी खत्म कैसे होगी? दिव्यांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, कभी भी नहीं, और इन सब का क्रेडिट आपको ही जाता है मिसेज धरा रावत, तो आप इतना बौखला क्यों रही है? दिव्यांश तो एक बहुत नर्म दिल बच्चा था, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने वाला, लेकिन उस बच्चे की हर एक खुशी आपने छीनी है, तो अब उसके टॉक्सिक बनने पर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जाए जाकर खुशियां मनाए, क्योंकि आपने एक अच्छे खासे इंसान को पूरी तरह से जानवर बना दिया है और अब वो खुद को और भी ज्यादा बर्बाद कर रहा है। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से निकल गया और धरा बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोली, इसी बात की तो तकलीफ है दिव्यांश की, तुम तो बहुत प्यारे थे। वो बच्चा जो भूख लगने पर भी मुझे मुस्कुराते हुए कह देता था कि कोई बात नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं लगी, अभी नहीं तो बाद में खा लेंगे। आज वो खुद की खुशियों को ही खाए जा रहा है और मैं उसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। ये बोलते हुए वो धम्म से नीचे जमीन पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश और मिश्री कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे। कल रात वो ध्रुवांश के साथ उसके बिस्तर पर ही सोई थी, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं था। मिश्री सोच रही थी कि वो कुछ दिन कॉलेज ना जाए, क्योंकि कल जो कॉलेज में हुआ उसके बाद उसे कॉलेज जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन ध्रुवांश ने उसे कॉलेज चलने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाई। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहती थी जिससे ध्रुवांश उससे नाराज हो, और अब वो दोनों रेडी होकर नीचे आए। नीचे हॉल में कोई भी नहीं था। डेली इस टाइम पर ब्रेकफास्ट लग जाता था, लेकिन आज ना ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रहा था और ना ही धरा कहीं नजर आ रही थी। ध्रुवांश मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें कॉलेज के लिए ही निकल जाना चाहिए। हम वहाँ कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, या फिर अगर तुम चाहो तो बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। आई गेस मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं नजर नहीं आ रही। मिश्री को भी धरा की फिक्र हो रही थी। वो ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम एक बार मॉम के रूम में चले? ध्रुवांश ने उसकी कलाई पकड़ी और बोला, कोई जरूरत नहीं है, डैड उनके साथ होंगे और उनका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, तुम्हें उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर अब वो उसे बाहर की तरफ ले आया था। मिश्री को लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है, लेकिन वो ध्रुवांश के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए और अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए थे।